नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में चलने वाले हैं जो असल में हमारी आज की इस जुड़ी हुई दुनिया का बेस है। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चल रही है। आसमान बिल्कुल साफ, कोई हवाई जहाज नहीं जो आज की तरह कुछ ही घंटों में आपको एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा दे। लंबी दूरियों का मतलब था महीनों का थका देने वाला सफर। कोई ट्रेन भी नहीं जो हजारों किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सके। जमीन पर यात्रा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कोई इंटरनेट नहीं। पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में डेटा भेज सकने वाला कोई सिस्टम नहीं था। किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में सालों लग जाते थे। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इन सब चीजों के ना होने के बावजूद हमारी प्राचीन दुनिया हैरान कर देने वाले तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एकदम डीपली कनेक्टेड। सोचिए, भारत से निकला मसाला रोम के बाजारों में बिक रहा है और चीन का सिल्क भारत के राजमहलों में। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्राचीन वैश्विक नेटवर्क की। इसे आप उस दौर का वर्ल्ड वाइड वेब समझ लीजिए। बस फर्क इतना था कि इंटरनेट के तारों की जगह ये विशाल नेटवर्क धूल भरी सड़कों और समुद्री रास्तों से बना था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर ये सिल्क रूट था क्या? सच बताइए, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक लंबी सी सड़क जिस पर रेशम से लदे ऊंट चल रहे हों, है ना? लेकिन असलियत इस आम धारणा से कई ज्यादा बड़ी थी। सिल्क रूट किसी एक सड़क का नाम नहीं था। ये असल में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वेब था, एक ऐसा जाल जो चीन, भारत, मध्य एशिया, फारस और रोम को आपस में जोड़ता था। और यहाँ सिर्फ सिल्क या सामान का बिजनेस नहीं होता था, बल्कि आइडियाज, धर्म, संस्कृति और अथाह संपत्ति का लेन देन होता था। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भारत, यानी इस पूरे प्राचीन इंटरनेट का सेंट्रल हब या मुख्य सर्वर। उस दौर में भारत से क्या कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता था। मसाले, बेहतरीन क्वालिटी की कपास, कीमती रत्न, हाथी दांत, परफ्यूम्स और यहाँ तक के टॉप क्वालिटी का स्टील। ये सिर्फ चंद चीजें नहीं थी, ये उस वक्त की दुनिया की सबसे लग्जरी और इन डिमांड आइटम्स थीं जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रही थी। यहाँ पर हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। भारत उस वक्त व्यापार में हिस्सा लेने वाला कोई आम देश या सिर्फ एक खरीदार नहीं था, बल्कि भारत एक प्रमुख ग्लोबल सप्लायर था, एक ऐसा पावरफुल इंजन जो अकेले दम पर प्राचीन विश्व की इकोनॉमी को चला रहा था। चलिए अब देखते हैं कि रोम और चीन जैसे दो बड़े नोड्स इस नेटवर्क से कैसे जुड़े थे और दौलत का ये पूरा फ्लो आखिर कैसे काम करता था। पहले रोम की बात करें तो प्राचीन रोम में भारतीय मसालों और कपड़ों की जबरदस्त डिमांड थी, और इस भारी व्यापार को हैंडल करते थे मुजिरिस, भरूच और अरिकामेडू जैसे बिजी पोर्ट्स। ये सिर्फ बंदरगाह नहीं थे, ये उस वक्त के विशाल इकोनॉमिक मेगा सिटीज थे जहां से रोज जहाजों के बेड़े निकलते थे। और इस डिमांड का नतीजा क्या हुआ? भारत का सामान खरीदने के लिए रोमनों को अपना ढेरों सोना भारत भेजना पड़ता था। हालत ये थी कि रोमन लेखक बाकायदा अपनी किताबों में शिकायत करते थे कि उनका सारा सोना भारत की ओर बह रहा है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज भी भारत में खुदाई के दौरान मिलने वाले ढेरों रोमन सिक्के इस बात का पक्का सबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरब में चीन के साथ कनेक्शन सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं था। फिजिकल लेवल पर देखें तो वहां से बेहतरीन सिल्क आता था, लेकिन आध्यात्मिक और कल्चरल लेवल पर एक्सचेंज कहीं ज्यादा गहरा था। बौद्ध भिक्षु इन्हीं रास्तों से भारत से चीन गए और अपने साथ ज्ञान और बौद्ध धर्म का पूरा खजाना ले गए, जो बाद में पूरे पूर्वी एशिया में फैल गया। अब तक बात हुई व्यापार और विचारों की, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होता था? इसके लिए हमें सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया की भूमिका और उन खतरों को समझना होगा जो इस रास्ते में आते थे। मध्य एशिया इस पूरे नेटवर्क के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम करता था। तक्षशिला, गांधार और बैक्ट्रिया जैसे इलाके वो जंक्शंस थे जहां से व्यापारी, यात्री, सैनिक और विद्वान गुजरते थे। ये अपने आप में संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा चौराहा था जहां हर तरह के लोग मिलते थे। पर एक बात समझ लीजिए, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ झुलसा देने वाली रेगिस्तान की गर्मी, तो दूसरी तरफ खून जमा देने वाली पहाड़ों की बर्फ,
ऊपर से डाकुओं के हमले का हर पल डर और लगातार बदलती राजनीतिक अस्थिरता। ये सफ़र लिटरली जानलेवा था। फिर भी इससे मिलने वाला प्रॉफिट इतना ज़्यादा था कि लोगों ने इन खतरों का डटकर सामना किया। तो इस विशाल प्राचीन नेटवर्क की आखिर में क्या विरासत बची और इसका हमारे आज से क्या कनेक्शन है? चलिए देखते हैं। जैसे जैसे वक्त बीता, दुनिया बदली। खोजकर्ताओं ने व्यापार के लिए नए और तेज समुद्री रास्ते खोज निकाले। इन नए जलमार्गों के कारण पारंपरिक सिल्क रूट ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व खो दिया और पुराने रास्ते शांत होने लगे। लेकिन इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इस प्राचीन नेटवर्क ने ही मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। आज जब हम आपस में जुड़ी हुई इकोनॉमी की बात करते हैं तो याद रखिए, हजारों साल पहले ही ये नींव रख दी गई थी, जिसमें भारत एक शक्तिशाली इकोनॉमिक इंजन की तरह इस पूरे सिस्टम को पावर कर रहा था। आज की इस चर्चा को हम इस एक पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। जहां रास्ते सिर्फ शहरों को नहीं, सभ्यताओं को जोड़ते थे, वही था सिल्क रूट। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरह इन प्राचीन रास्तों ने मानव सभ्यता को जोड़ा और दुनिया का नक्शा तय किया, क्या आज की हमारी नई टेक्नोलॉजी भी आने वाली सभ्यताओं के लिए ऐसी ही कोई अमिट छाप छोड़ पाएगी? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।